कि 21 जून को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अगले साल से परीक्षा ऑनलाइन होगी, अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, अगले साल से ये परीक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगी। छात्रों को परीक्षा सेंटर चुनने की भी सुविधा इस बार के एग्जाम में होगी। पेपर लीक के आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे। कहा कि परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। जो 21 जून को परीक्षा होनी है, पेपर का पैटर्न हर साल बदला जाता है, इस बात का भी जिक्र धर्मेंद्र प्रधान ने किया। देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो। सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो देखिए, री एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की अगर बात करें तो नीट यूजी की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। जो 21 जून की तारीख जो है वो निर्धारित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छात्रों को फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, तो कई सुविधाएं भी दी गई है। इसके साथ साथ कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी इनसे दोबारा एग्जाम को लेकर के नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा फीस वापस करने की भी बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नए एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर भी बदले नहीं जाएंगे। तो बता दें कि सीबीआई के जिम्मे इस पूरे मामले की जो जांच है वो चल रही है। और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि एनटीए ने जब ये समझा कि गड़बड़ी हुई थी, उस गड़बड़ी के बाद से सूचना सरकार तक पहुंचाई गई और उसके बाद से फैसला लिया गया कि कहीं कोई अयोग्य जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमने पूरी परीक्षा को रद्द किया और अब हम 21 जून को दोबारा इस परीक्षा को आयोजित करेंगे। और इसके साथ साथ अगले साल से पूरी तरीके से जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। ऑफलाइन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कोई भी पेपर लीक जैसी जो घटना है वो सामने नहीं आएंगी। तो कई जो कह सकते हैं कि पैरामीटर्स हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो सरकार करने की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो सीबीआई ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 5 राजस्थान से पकड़े गए हैं, जिसमें मांगीलाल बेवाल, जमाड़गढ़ के भाई दिनेश बेवाल, बेटा विकास बेवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को दिल्ली के रावजविनी कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार अपील की जा रही कि कैसे गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल होना जरूरी है। एक दिन नो व्हीकल डे भी मनाएं और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात की पहल करते हुए भी दिखाई दिए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सम्राट चौधरी पैदल चल रहे हैं, उनके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी पैदल चल रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब वे किसी गाड़ी की सवारी ना करके मुख्यमंत्री आज अपने आवास से निकले और पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचे हैं। तो ये संदेश देने के साफ तौर से कोशिश की जा रही कि कैसे पेट्रोल डीजल बचाने की जरूरत है। और आज ही खबर भी हमने दिखाई कि 3 रुपए के करीब जो है वो दामों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में आम लोगों पर अब जो महंगाई की मार है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक कोशिश करके, एक पहल करके राष्ट्रीय हित के लिए अगर हम गाड़ियों का कम इस्तेमाल करते हैं तो इन साधनों को, संसाधनों को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त अपने आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय पैदल जाते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर है, देखिए, कहीं ना कहीं पूरे देश में पीएम मोदी के आह्वान के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अन्य लोग हैं, वो लोग अब मैसेज देने की ये कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल को बचाना है। जो संकट इस वक्त पूरे दुनिया में है उससे निपटने के लिए ये प्रयास। और देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और सचिवालय का जो काम है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री निपटाएंगे। और इसके लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया, उस आह्वान का ये असर है कि अब देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की पूरे देश में कोशिश की जा रही है कि जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उस आह्वान के साथ पूरे देश के लोगों को खड़े होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी इधर पैदल ही मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस संकट की स्थिति में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उस अपील का हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं और ये अपील का पालन देश की जनता को भी करना चाहिए। के बाद बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश देखिए पैदल निकले हैं। दीपक जी, थोड़ा रोड पूरे देश में अब पीएम की अपील का कहीं न कहीं असर होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल असर हो रहा है और अच्छी बात है। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ईंधन के ऊपर अगर हम लोग निर्भरता कम करेंगे, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और देश के सामने जो समस्या है, एक वैश्विक समस्या है, उसे निजात पाने में भी इसका योगदान होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज पैदल ही सचिवालय गए। नहीं, बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य कदम है, सभी लोग कर रहे हैं, काफी स्वागत योग्य कदम है। विभाग को क्या निर्देश दिया है आपने मंत्री होते हुए, चूंकि सरकारी विभाग में भी गाड़ियों का काफी इस्तेमाल होता है? जी इस्तेमाल होता है, विभाग को निर्देश नहीं लेकिन आग्रह किया है, मैंने अपील किया है कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन, आज शुक्रवार का दिन तय किया गया था, शुक्रवार के दिन सभी लोग कार्यालय आने के लिए या तो ईवी का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें या पैदल जाएं या साइकिल से जाएं। सभी लोग अपना योगदान दें, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है और जो समस्या है देश के सामने उससे भी निजात पाने में तो बिल्कुल देखिए बिहार सरकार के मंत्री इस वक्त पैदल सचिवालय जा रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पैदल पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं ये असर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के इलाके में आक्रोश भी है। नाबालिग के चचेरे भाई पर ही आरोप सामूहिक दुष्कर्म का लगा है। चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर नाबालिग के साथ मारपीट की गई है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लड़की के चेहरा और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्सौल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अच्छा हाईवे घर चलता, खाली सड़क चलता, सड़क जाई घर बा और घर अगल बगल में नहीं है, 2 घर बा, 4 घर बा, इतने बा। मुझे लोग उठा के ले जाके कर दिया। गलत काम कइले सब। गलत कइले नहीं के, सब गलत ही कइले सब। लड़की के चेहरा में खत्म कर देलवा साफ है। बबिया पढ़त उठत रहल सके ना, गरीब वाले सब नहीं के पढ़। कै साल के हो? 10-12 साल हो गए। 13 साल। क्या नंबर हो? कांति नंबर, कांति देवी। कांति। पति के नाम? जवान सा। घर हो गए? घर महादेवा, रक्सौल थाना। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। अवनीश, एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। रक्सौल के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और मामला सामने आने के बाद एक व्यक्ति रामबाबू शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें लड़की के चचेरे जो है भाई है, उन पर भी ये आरोप लगा है। विकेंद्र शाह नाम है, वो भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन बड़ा ही दर्दनाक घटना जो है वो हुआ है। एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और लड़की के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई। लड़की जब विरोध कर रही थी तो उसके साथ मारपीट की गई। दांत से उसके ओठ को काटे गए, हाथ काटे गए, गर्दन पे निशान है। तो वैसी स्थिति में उसका इलाज जो है सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। अब देखिए खबर पटना से है, जहां पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 5-5 हजार रुपए वसूले गए और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने बैंक से मिली भगत कर महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने पहले तो कई महिलाओं को पटना कैनरा बैंक की कई शाखाओं से लोन दिलवाया और खुद लोन का चुकाने की बात भी वो कह गए और ऐसे में एक बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक में पैसे जमा नहीं किया गया। अब बैंक महिलाओं को लोन के पैसों की रिकवरी के लिए परेशान कर रहा है। महिलाओं ने कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज कराया है और अब न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। राजधानी के कई महिलाओं के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। सर, केनरा बैंक के नाम पर हम दर्ज किए हैं।
केनरा बैंक में जो कर्मचारी है, आपको ब्रांच मैनेजर है, उसमें स्टाफ है, और जो एजेंट लोग पैसा ले जाता था, उन सभी का नाम हमने दिया उसमें। थाना क्या कार्रवाई कर रहा है? थाना तो सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया उस पर। कि केनरा बैंक से हम लोग लोन लिए उसको डेट बाई डेट एकदम जमा कर दिए पैसा। कितना लोन लिए थे? 50,000। उसमें से हम लोग को 47,000 47,000 मिला 2500 रुपया काट के। और वो बैंक हम लोग 1 साल में ही हम लोग से ले लिया गया, लेकिन फिर भी नोटिस आ गया है घर पे, 2,40,000 का नोटिस आ गया। कौन दिलवाया था? लोन बैंक का ही कोई जैसे स्टाफ रहते हैं, श्रीकांत नाम है उनका। केनरा बैंक का ही मामला है। कौन सा? ये लोहिया नगर शाखा से है। हम लोग को लोन दिया गया था सर 5 महिला का ग्रुप बना करके। पैसा तो सारा भर दिया गया है, 2023 में खत्म हो गया है ये मामला। 1,58,000 के आसपास था सर। 30,000 रुपया पर महिला को 2,500 रुपया काट करके दिया गया था और सारा पैसा जमा हो गया। 23 में ये खाता क्लोज हो गया है और सबके नाम पे ओडी लगा हुआ है। अब हम लोग का बैंक से कहीं कोई ब्रांच से कोई काम नहीं हो रहा है। और देखिए, पटना में कच्ची दरगाह से लेकर के विदुपुर तक 6 लेन जो पुल है वो बनकर के तैयार है और इसका उद्घाटन भी अब जल्द होना है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में आसानी हो जाएगी। दूरी जो है इन दोनों इलाकों के बीच वो भी काफी कम हो जाएगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जून के अंतिम हफ्ते में इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन के बाद सफर उत्तर और दक्षिण बिहार का आसान हो जाएगा। पटना, वैशाली और समस्तीपुर को जोड़ने वाला ये पुल अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जिसे कोरियाई एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है और इस पर गाड़ियां अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी। की लाइफलाइन माने जा रहे कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल पर हम मौजूद हैं, जिस पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में इस पुल पर आवागमन चालू हो जाएगा और कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर तक लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। तो ये देखिए आपकी किस प्रकार से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है और तमाम जो L&T कंपनी के जो कर्मी हैं वो दिन रात एक करके काम में जुटे हुए हैं और एक टारगेट रखा गया है कि मई महीने में ही हैंड ओवर कर देना है। आपको बता दें कि पहले जो है कच्ची दरगाह से राघोपुर तक ये पुल चालू हुआ था, उसके बाद अब बिद्दुपुर तक ये पुल जो है आपको चालू हो सकेगा। इस कब तक उम्मीद है? लगभग हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो जून में तैयार कर देंगे आप लोग? जी हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। जून में तैयार कर देंगे। कहा जा रहा है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि जून के अंतिम सप्ताह में चालू कर देंगे। जी चालू हो जाएगा। कितने समय से यहाँ हैं आप? यहाँ लगभग 3 वर्ष हुआ है। 3 साल हो गए? 3 साल हो गया। 3 साल से लगातार जुटे हुए हैं? जुटे हुए हैं। अब लग रहा है कि अब सफलतापूर्वक जो है सफलता हो जाएगा। अब इतना दिन से लगा ही है तो। हाँ जी, बाकी हो गया है। अब ये सीमेंट डिपिंग का काम हो गया है, अब फिनिशिंग चल रहा है सब। बिद्दुपुर तक रेडी है? हाँ जी, हाँ जी। पहले राघोपुर में एक तरह से आसान किया गया सफर और उसके बाद जो है कच्ची दरगाह से लोग बिद्दुपुर तक आसानी से सफर करेंगे। आधुनिक तकनीक से यह पुल जो है पूरी तरह तैयार किया जा रहा है और तकनीकी दृष्टि से भी काफी मजबूत और आधुनिक ढांचों में यह शामिल किया जा रहा है। और बता दें आपको कि जिस प्रकार से परियोजना को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 2025 में चालू हो जाएगा, देरी थोड़ी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि काफी फुल प्रूफ तैयार किया जा रहा है और जून के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। 31 जनवरी 2016 को बताया जा रहा है कि इसका शिलान्यास किया गया था और उसके बाद लगातार जो है स्पैन का काम, सेगमेंट लॉन्चिंग का काम, निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है और अब ये जो है पूरा आपको प्रारूप दिखने लगा है, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है और जून के अंतिम सप्ताह में इसका जब उद्घाटन होगा तो कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर होते हुए लोग समस्तीपुर और दरभंगा तक आसानी से सफर कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब खबर बेगूसराय से है, जहां पर नकली सिगरेट बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनी थी, लेकिन यही टीम पर वसूली का आरोप लगा है कि इन लोगों ने दुकानदारों से अवैध वसूली की है। बता दें कि 3 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप इस टाइगर मोबाइल टीम पर लगा है। आरोपी की व्यवसायी और उसके पूरे परिवार को गंभीर केस में फंसाने की धमकी देकर रकम वसूली गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 मई को नगर थाना क्षेत्र में टाइगर मोबाइल टीम ने सूचना के आधार पर एक दुकान में छापेमारी की थी, जहां कथित रूप से नकली सिगरेट बरामद की गई थी। इसके बाद नगर थाना में कांड संख्या 217-26 दर्ज किया गया, लेकिन कार्रवाई के दौरान शामिल 2 जवानों पर व्यवसायी शिवशक्ति कुमार और उनके परिवार को डराने धमकाने और केस में फंसाने की बात कहकर 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है।
और देखिए बड़ी खबर नवादा से, जहां पर बालू माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसा है। खबर सामने आ रही कि पुलिस ने अवैध बालू खनन में शामिल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। वहीं इस धंधे में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि नवादा में बालू माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस को भी खुली चुनौती देते हैं और रोकने की कोशिश पर पुलिस पर हमले से पीछे भी नहीं हटते हैं। अभी कल ही कार्रवाई के दौरान बालू माफिया ने एक एएसआई पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में पुलिस अब इन माफिया को सबक सिखाने के लिए एक्शन में आ चुकी है और लगातार छापेमारी की जा रही है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव भी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई का जायजा लिया। और देखिए पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां नीतीश कुमार को लेकर के खबर है कि पटना एयरपोर्ट पर पहले की तरह ही नीतीश कुमार की एंट्री हो सकेगी। नीतीश कुमार को पहले की तरह सुविधा मिलेगी, बिना सुरक्षा जांच के अंदर गाड़ी जा सकेगी। पटना दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सुविधा होगी, सीधे अंदर नीतीश कुमार की गाड़ी जाएगी, विमान तक पूर्व सीएम की गाड़ी जो है वो पहुंच पाएगी। तो देखिए कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह सुविधा जो है नीतीश कुमार को मिलती रहेगी। उनकी गाड़ी बिना रोक टोक, बिना जांच के पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर जा सकेगी। और देखिए भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी सोनू राय की जीत हुई है और इस जीत के बाद से तेजस्वी यादव भी अब कहीं ना कहीं गदगद नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने प्रत्याशी सोनू राय को जीत की बधाई दी। तेजस्वी ने कहा कि सोनू राय ने एनडीए उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। देश में अगर मशीन के बजाय बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव हो तो बीजेपी एनडीए कहीं भी नहीं टिकेगी। भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। और देखिए इस जीत पर जो प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव ने दी है उस पर शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी बात रखी है, आपको बयान सुनाते हैं। एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उसमें स्थानीय स्तर पर ये चुनाव होता है। इस चुनाव को कोई मैंडेट मानना सही नहीं है। ये चुनाव आम लोगों ने वोट नहीं दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव इसी में खुश हो गए और बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा है सर कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो एनडीए कहीं नहीं टिकेगी। देखिए तेजस्वी यादव एक एमएलसी का चुनाव क्या राजद जीता, इतना इतरा रहे हैं कि बड़ा बयानबाजी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से कई देशों में आर्थिक संकट जंग के बीच हो रहा है और भारत में भी जो सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उस पर लगातार राहुल गांधी हमलावर है। लेकिन राहुल गांधी भी खुद बताया कि उन्होंने जो अपनी यात्राएं की उसकी फंडिंग का स्रोत क्या था। संकट न केवल हिंदुस्तान का है, पूरी दुनिया इस पर चिंतित है। ऐसी स्थिति में देश की स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का अपमान, राजनीतिक वैमनस्य के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल के घेरे में राहुल जी आप भी है। 54 विदेश की यात्राएं आपने की, उसका प्रयोजन को क्या था? उसमें जो वित्तीय खर्च हुआ वह कौन लोग थे फंडिंग करने वाले? इन सवालों का जवाब देश की जनता चाहती है। कटिहार में एनएम स्कूल की बदहाली की तस्वीर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद से डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान भी लिया है। अब खबर सामने ये आ रही कि डीएम ने सिविल सर्जन को स्कूल का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों की कमी को लेकर भी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है ताकि प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके। सूचना प्राप्त हुई तो सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है
इसका स्वयं से जांच करके और बच्चियों के लिए जो भी लाभप्रद कार्य हो ताकि समुचित ढंग से एनएम स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का काम चल सके, इसके लिए 3,000 को निर्देश दिया गया। ये देखिए, टीचर का पदस्थापन जो है वो विभाग के स्तर का काम है। हम लोग अगर ऐसा कम है टीचर तो उसके लिए हम लोग विभाग से भी रिक्वेस्ट करेंगे जब पदस्थापन किया जाएगा। और खबर पटना से है, जहां पर सम्राट कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, खास करके एआई ट्रेनिंग को लेकर के एक एमओयू साइन करने की बात कही गई है। पूरी जानकारी विनीता मिश्रा दे रही है। लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में भी आईटी के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में आईटी डिपार्टमेंट से भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देखिए, आपको स्मरण होगा कि 2025 के चुनाव के बाद जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो प्रथम कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक मिशन की स्थापना की स्वीकृति, साथ ही इस क्षेत्र में बिहार भी काम करे उस दिशा में एक प्रस्ताव की स्वीकृति हुई थी। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कल राज्य मंत्री परिषद ने आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें आने वाले समय में बिहार के लगभग 7,000 के आसपास यूथ को जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक्स में हैं, उन सबको एक सिंगापुर की बहुत बड़ी कंपनी है जिसको वहां के जो सिंगापुर सरकार के द्वारा उसको प्रमोट की गई है, जो उस संस्था का जो ग्लोबल नेटवर्क है, उस ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिहार के फुटप्रिंट्स को न सिर्फ देश स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर कि बिहार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षेत्र में अब काम कर रहा है और आने वाले समय में बिहार के तरफ इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। तो आईटी के क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार मिलेगा और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। जल्द ही एमओयू साइन होगा और उसके बाद बड़ी संख्या में जो युवा हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो एआई के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराएं और कैसे आईटी के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिया जाए। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां 142 किलो गांजे की बरामदगी हुई है। बताया जाता है कि 3 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। एसटीएफ और सीतामढ़ी पुलिस की यह कार्रवाई हुई है। मामले में 2 सगे भाई की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल से बिहार में तस्करी होती थी, तस्करों की बाइक, मोबाइल भी जब्त की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां 142.2 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 करोड़ से ज्यादा इस गांजे की कीमत बताई जाती है। एसटीएफ और सीतामढ़ी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ये वो जगह है जहां से मामले में 2 सगे भाई की भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। अब खबर कटिहार से है, जहां पर किसी भी तरीके से हमले से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि अगर हवाई हमले जैसी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जा सके। जिलाधिकारी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में वॉलंटियर्स ने एयर स्ट्राइक के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का लाइव डेमो किया। इस मॉक ड्रिल के जरिए बताने की कोशिश की गई कि हवाई हमले की स्थिति में कैसे सूझबूझ से काम लेकर कम से कम कैजुअलिटी सुनिश्चित की जाए और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस।